वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया। 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री ने सभी वर्गों की सुविधाओं पर जोर दिया। छात्र, युवाओं से लेकर किसान तक सरकार की फोकस में रहे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश के जीडीपी में यूपी का योगदान काफी बड़ा है। देश का ग्रोथ इंजन यूपी बन चुका है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन किया। देश विदेश से यूपी में निवेश आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% पर पहुंची है। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि करार देते हुए सरकार के विकास के एजेंडे पर काम करने को इसकी वजह बताया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कविता के जरिए कानून व्यवस्था के बेहतर स्थिति की चर्चा की। कविता में उन्होंने विकास और कानून व्यवस्था को एक साथ जोड़ा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार में विकास योजना की चर्चा की गई। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमने अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर यूपी को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। यह बजट यूपी की अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की नींव का काम करेगा। योगी सरकार ने पेश किया है 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश। आज का बजट ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार के अंदर कोई भी मानवीय संवेदना नहीं। ना तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ, ना युवाओं के लिए, ना ही आम आदमी के लिए। गन्ना किसान जो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके गन्ना मूल्य की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने बढ़ाने के बजाय उनकी बढ़ती फसल पर तो नजर रखकर अपनी पीठ थपथपा ली। 35% कृषि लागत बढ़ने के बावजूद भी इस बजट में ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए कि जिससे किसानों को राहत मिले। युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता मंचों से करते हैं, लेकिन 45 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का दौर प्रदेश में गुजर रहा है और युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं। सिर्फ प्रचार और झूठ के सहारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा और रोजगार मांगने पर लाठी मिल रही। आम आदमी को लेकर, निवेशकों को लेकर 25,000 निवेशक आए, 19,000 एमओयू हुए, लेकिन इस बजट में यह दिखाता है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। तो आखिर निवेश कैसे होगा, ये प्रदेश समझना चाहता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नया नहीं। ये बजट सिर्फ और सिर्फ सफेद कागज पर लिखा हुआ सफेद स्याही का झूठ का पुलिंदा है। जिस तरीके के पिछले बजट साबित हुए, उसी तरीके से यह भी बजट साबित होगा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट है, शायद उनकी सुनवाई होगी। इन्वेस्टमेंट मीट का क्या हुआ, उसके लिए सच्चाई क्या है? बजट में मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट यहां उत्तर प्रदेश में आ पाएगा। कोई अगर बजट में ऐसे ही इंतजाम हो तो सरकार बताए कि उन्होंने इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट मंगाया था, इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किए थे, उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम ये राहत दे रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं, ये सहूलियत देंगे। इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो बजट पेश कर दिया गया यूपी सरकार का। ये यूपी सरकार 2.0 का बजट था। दूसरा बजट आज पेश किया गया और 6.90 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया गया। बजट को अमृतकाल का एक बेहतरीन बजट जहां प्रदेश सरकार बता रही है, वहीं विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है इस बजट में कुछ खास नहीं है। वहीं बात की जाए बजट में एक चीज जो मेन रही उसमें यह कि बेरोजगारी दर के बारे में बात की गई। बेरोजगारी दर इसमें 4.2 बताया गया कि अब बेरोजगारी दर हमारे यहाँ जो 2017 में बेरोजगारी दर काफी बढ़ी हुई थी वो कम हो गई है, वो 4.2 हो गई है। यानी कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। किसानों की बात की गई, यहां तक कि यह भी कहा गया कि कई मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। विश्वविद्यालय की बात की गई। तो हर तर्ज पर इस बजट को सही बता रही है यूपी सरकार। उसका कहना है ये बजट अमृतकाल का सबसे बेहतरीन बजट है। और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बजट में कोई खास नहीं, कुछ खास नहीं था, जो कि बजट पेश होने के बाद विपक्ष जो कहता है वो कह रहा है। लेकिन हर वर्ग को साधने की कोशिश इसमें रही है।
तो यूपी सरकार 2.0 का ये आज दूसरा बजट था और अब फ्री स्मार्टफोन की भी बात की गई। आपको बता दें कि फ्री स्मार्टफोन भी बांटे जाएंगे, उसको लेकर भी बात हुई है। कई शानदार स्कीम का फायदा जो है युवाओं को मिलेगा। उन छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए सरकार ने 3,600 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत ये किया जाएगा। तो बजट में घोषणा करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की घोषणा की। 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बजट को लेकर जहां उसके बाद मुख्यमंत्री तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष चौधरी जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। राजेंद्र बिष्ट जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। और राशिद आरिफ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। राशिद, आज योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट था, आज पेश किया गया। 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। क्या कुछ खास रहा बजट में और किस तरह से बजट को जो आम जनता है वो देख रही है? नहीं, देखिए मनीष, आपको बता दूं कि योगी सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है और ये 6,92,000 करोड़ का बजट है। देखिए, बजट को अगर देखा जाए तो सभी वर्गों को साधने की इसमें कोशिश की गई है और इस बजट को लेकर मैंने जनता से बात की तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस चीज को सराहा कि बजट में जो सबसे खास चीज थी वो जिस तरह से स्वास्थ्य को लेके थी कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह के काम हो रहे। उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कह दिया गया है। 45 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो बन के तैयार होने वाले हैं और जो मेडिकल कॉलेज है उन पर काम चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो इसमें आयुष्मान योजना का जिक्र किया गया, उसके लाभार्थियों से मैंने बात की तो मुझे ये लाभार्थियों ने बताया कि साल का जो 5 लाख रुपए है तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बजट ऐतिहासिक बजट था, बड़ा बजट था, हर वर्ग को साधने के लिए बजट था। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो किसानों के गन्ना मूल्य की जो बकाया था उसको देने की बात हो या 2017 से अब तक के मतलब 1 लाख से ज्यादा का जो भुगतान किया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बजट में देखने को मिली। उसके बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो उसमें 32 लाख करोड़ का निवेश जो है उत्तर प्रदेश में आएगा, एमओयू साइन हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनको भी कहीं ना कहीं जमीनें देने का काम, या आप बात कर लीजिए राम मंदिर की, तो अयोध्या में भी जो है कहीं ना कहीं सौड़ीकरण का काम होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को देखते हुए ये बजट बहुत ही दमदार था। लेकिन अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को नकार दिया। उन्होंने कहा महंगाई देखिए कहाँ जा रही है और जब महंगाई होगी तो बजट जो पेश किया जा रहा है तो उस महंगाई का असर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी, उन्होंने भी बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन आपको बता दूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है, क्योंकि मैंने खुद इसको कवरेज किया है कि जो छोटे छोटे से मेले लगाए जाते हैं, हर जिले के आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी दुकानें लगती हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार मेले की तरह भी ये देखा जा रहा है। देखिए, इस बजट में अगर देखिए तो शिक्षा को लेके भी एक भारी भरकम बजट दिया गया। दूसरी चीज और बता दूं कि जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, देखिए इस योजना में देखिए बराबर कन्याओं की शादी हो रही है और उसके लिए 600 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया। दूसरी चीज आपको बता दूं, अल्पसंख्यक समाज के जो बेटियां हैं उनके लिए भी 150 करोड़ रुपए का रखा गया बजट। देखिए, बजट में ये देखने को मिला, टेक्निकल चीजें हो, टेक्नीशियन चीजें हो, सभी चीजों को रखा गया। लेकिन आज बजट में एक बड़ी खूबसूरत चीज आपने देखी होगी मनीष जी, कि जिस तरह सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे थे, पेश करते करते कई बार ऐसा कि उन्होंने शेर सुनाया और जब स्वास्थ्य और शिक्षा की बात आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ये भी कहा अब आई बारी। तो कहीं ना कहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है, एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है।
लेकिन कोई भी काम इतनी गति से नहीं कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, उनमें समय लगता है। देखिए योगी सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे गति पकड़ा और आने वाले साल में वो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। चाहे कॉरिडोर की आप बात कर लीजिए, काशी विश्वनाथ की या अयोध्या की बात कर लिए। देखिए कहीं ना कहीं इस बजट में जो चीजें हैं वो किसानों को देखते हुए रखी गई, आम आदमी को देखते हुए रखी गई। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखिए मैंने जनता से जब बात किया तो उन्होंने सबसे बड़ी ये बात बताई कि उत्तर प्रदेश में जब से कोरोना काल है उसमें तब से लेके आज तक के हम लोग को राशन मिल रहा है, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए ये बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें शहरी हो या ग्रामीण हो उन लोगों को आवास भी दिए गए। तो कहीं ना कहीं ठीक। देखिए जो लाभार्थी हैं वो इस बजट को बहुत अच्छा मान रहे हैं और हाँ, अच्छा कह रहे हैं। मतलब जी सबको महेश साधने जी। की कोशिश की गई है। आशीष चौधरी जी, आप किस तरह से इस पूरे बजट को देख रहे हैं? आपको क्या खामी लग रही है आशीष चौधरी जी? देखिए पूरी तरीके से बजट जो है माननीय योगी जी की पूरी तरीके से फेल है। बेरोजगारों को, नौजवानों को, गरीबों को कहीं तरीके से कहीं से लाभ नजर नहीं आ रहा। जो किसानों की बात करते हैं, गन्ने चीनी मिल का आज भी पैसा बहुत सारा बकाया है। आज भी गन्ने का रेट देख लीजिए, धान गेहूं का रेट देख लीजिए। बिचौलिए जो गेहूं धान आज भी किसानों पे जो जमीन पे है ना, जो बताते जमीन पे उतर कर देखें, इनके जो नेता हैं वो जहाँ पे धान खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है, वहाँ पे जाए, वहाँ बिचौलियों के धान खरीदे जाते, कभी किसान के नहीं खरीदे थे। अगर 100 टाली खरीदी गई तो आज शायद 10 किसान के होंगे, 90 केवल बिचौलियों के होंगे, जो दलालों की जिसे हम कहते हैं। हो सकता है हम कई बार हमने आपके भी डिबेट पे बोला और अन्य डिबेट पे भी बोला कि आप लोग इस चीज पे किसान के लिए जो 6-6 महीने 4-4 महीना गाँव में खेतों में फसल बर्बाद हो रही, सबसे ज्यादा जानवर से परेशान है। जानवर से किसी का रात में रख रखाव कर करके किसी का फसल तैयार भी की, जो सरकार के जो मानक है उससे अगर फसल वो अपनी गेहूं धान लेके जा रहे हैं तो वहाँ तौल नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ बिचौलियों का बोलबाला है। वहाँ कमीशन घूसखोरी इतनी ज्यादा है कि किसानों के धान लिए नहीं जा रहे हैं। मौके पे उनके सब 10-10 दिन 5-5 दिन टालियां वहाँ लगी पड़ी हुई हैं, तौल नहीं की जाए। तो ये योगी जी को ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम जमीन जो हम बता रहे हैं ये जमीन पे वाकई में उतर पा रहा है कि हवा हवाई हुआ। तो ये सरकार की जितने भी प्रोजेक्ट हैं या जो भी चीजें हैं वो सब हवा हवाई हैं, जमीन पे कहीं काम नहीं कर रहे हैं। इन्हीं के लोगों के द्वारा सब दलाली की जाती है, इन्हीं ठीक है, के कार्यकर्ताओं द्वारा, ठेकेदारों द्वारा। ठीक है। हमारे साथ सुनील भराला जी भी जुड़ चुके हैं, यूपी के राज्य मंत्री हैं। सुनील भराला जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुनील भराला जी, आज योगी 2.0 का दूसरा बजट पेश किया गया है। सुनील भराला जी, किस तरह से बजट को देख रहे हैं आप, और आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ खास दिया गया है? किसानों को लेकर बार बार बात हो रही है यहाँ पर। लगता है सुनील भराला जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र बिष्ट जी अर्थशास्त्री हैं, काफी करीब से ये बजट को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, नाप तोलते हैं, उसके बाद अपनी बातों को रखते हैं। राजेंद्र शास्त्री जी, आपने बजट में क्या कुछ खास देखा और क्या कुछ कमियां देखी? देखिए मनीष जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बजट की, और ये जो सेकंड टर्म वाला बजट है, ये अपने आप में अगर आप ये देखें, ये हम इसको कहते हैं बड़ा इंक्लूसिव बजट है। इंक्लूसिव बजट की बात क्यों करते हैं कि ये यूनियन बजट जो अभी पेश हुआ 1 फरवरी को, तो हम उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उस बजट को जो है यूपी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाने का काम करा। उनके पास सरकार के पास समय 2 जो है ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये कि 2024 का चुनाव है, और जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो बहुत बड़ी स्टेट है, करीब 25 करोड़ की जनसंख्या वहाँ पे है, और इतना बड़ा बजट जो है, जितना भी अगर आप ये देखें कि 44 लाख करोड़ के बजट में करीबन 7 लाख करोड़ का बजट यूपी का होता है। ठीक है, आगे समझ लीजिए। ठीक है। राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई आपके पास आते हैं। सुनील भराला जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, यूपी के राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील भराला जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुनील भराला जी, बजट आज पेश किया गया योगी 2.0 का, और सबसे बड़ी चीज ये है कि दूसरा बजट था। किसानों को लेकर बार बार बात की जा रही है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। सर, किस तरह से आप बजट को देख रहे हैं, क्योंकि इसे अमृतकाल का सबसे सुनहरा बजट बोला जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष में जी, जो लोग हैं, जो इस बात को उठा रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं किया गया, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों का भी ध्यान है, व्यापारियों का भी ध्यान है, छोटे जो रेडी ठेली पटरी वाले, उनका भी ध्यान रखा गया। पहली बार सरकार ने ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, उन परिवारों का भी ध्यान रखा गया है।
विपक्ष जो है उस बजट को, जो जनता का लोकप्रिय और लोक भवन बजट आया है, उसको उस बजट पर आरोप लगा करके अपने खींच तारने का काम कर रहा है विपक्ष। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ ये किसानों की बात को कटघरे में कड़ा कर रहे हैं, किसानों का आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ ग्रामीण भी हैं, किसान भी हैं, छोटे लोग भी हैं, उसको लेकर के आप पहली बार 2021-22 में उत्तर प्रदेश के अंदर 4,33,536 आवास निर्माण के लिए इस लक्ष्य के साथ ही, तो ऐतिहासिक बात है। 3 परिवारों के घरों पे छत लगेगी, तो उसमें ये उन गरीबों का भी चिंता की गई है। और प्रदेश की 25 करोड़ की जनताओं की आशाओं पर, आकांक्षाओं पर के अनुरूप आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और अंत्योदय के संकल्प करने के लिए सरकार का ये कल्याणकारी बजट है। इस बजट के अंदर अगर आप देखेंगे, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके विकास को लेकर के आप बहुत गौर से देखो। मार्गों का चौड़ीकरण है, मार्गों को लेकर के जो किसान की गन्ने की टोली है, गन्ने की बोगी है, गांवों की सड़कें हैं, उनको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को लेकर के, उसके क्रियान्वयन को लेकर के 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसमें भी पहली बार दी गई है। ये मतलब अपने आप में आयुष्मान भारत को, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में आप देखिए 2 अरब 34 करोड़ रुपए का लाभार्थियों को मतलब लाभ देने के लिए हर चीज की, मतलब चिकित्सा से लेकर के मैं आपको मतलब कितना चर्चा करूं। ये पहली सरकार हमारी योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, जो डबल इंजन की सरकार है, 46,22,000 गन्ना किसानों के 2017 अब तक के, यानी कि आप कल्पना करिए, एक अरब 96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान हमने कराया। ये किसानों की बात कर रहे हैं। मतलब एक आश्चर्य की बात है कि ये विपक्ष के लोगों को पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, देखा नहीं बजट को ठीक से। बजट का अध्ययन तो करना चाहिए था ना। सही बात का, तो बजट अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करके उस पर जब आरोप प्रत्यारोप करके आप देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-2024 मतलब जीएसडीपी की वृद्धि भी 19% अनुमानित, यानी कि वैश्विक मंदी के दौर में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, विकास दर का उत्साहजनक रिजल्ट लाना। 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर कुछ 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है। ये छोटा काम है वित्त मंत्री के लिए, बड़ा काम है। बड़ा काम है। ये सब चीजें शायद विपक्ष को शायद सुनील जी, प्रदेश का योगदान 8% है। ये बड़ी बात उन्होंने बोली है। कुछ ऐसे फायदे हैं। आप ये, मैं एक बात नहीं आपसे, मतलब अनेक चीजों की अगर बात करूं तो उसको देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है कि विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है। और विपक्ष को ये बात नहीं शोभा देती। विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, सरकार का एक पार्ट है, यानी कि विपक्ष के मतलब हमने ऐसे छोटे छोटे किसानों की चिंता की है, ऐसे किसानों के साथ युवाओं की भी चिंता की है, महिलाओं की भी चिंता की है, गरीब, नौजवान, उत्थान, सशक्तिकरण, बुजुर्गों का, दिव्यांग जनों का, समर्पित बीमारू, इस प्रदेश को उठा करके लाके खड़ा करना, आगे बढ़ाना, ये छोटी बात नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं। ठीक है सुनील भराला जी, बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र बिष्ट जी, देखिए सुनील भराला जी ने बताया कि बजट जो है किस तरह से लोगों के लिए लाभकारी है। उन्होंने हर वर्ग को साधा है, चाहे दिव्यांग जन हो इसमें, चाहे युवा हो, कोई भी हो, सबको, किसानों को भी साधा है। सर मनीष जी, अगर आप बात करें तो बजट की, मैं जैसे पहले कह रहा था आपसे, बजट में जो सबसे जो खास चीज अगर आप ये देखें कि जो स्पेंडिंग है, कि आप
गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करना चाहती है और किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश को जो है एक विकास के रास्ते में लाना चाहती है, उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें जो कंस्ट्रक्शन और रोड के लिए 21,119 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर आप ये देखें कि मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसके अलावा जो और हैं, जैसे डिफेंस कॉरिडोर के लिए उसके लिए पैसा देना, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है। जब आप गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, गंगा एक्सप्रेस में 36,230 करोड़ रुपए सरकार ने प्रावधान किया है। अगर आप गोरखपुर के डेवलपमेंट की बात करें, जो एक्सप्रेसवे की बात करें, उसके लिए जो है प्रावधान करा है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि पूरे जो है उत्तर प्रदेश को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहती है जिससे वहां पे करीबन कम से कम जो है वहां पे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इसी वजह से इंडस्ट्रियलाइज की वजह से वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना चाहती है, जिससे आने वाले टाइम को देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है। सबसे पहले जो है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो वहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स जो है मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वहां से स्टार्ट होती हैं, और उसी में अगर आप देखें तो धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन थीम ऑफ उत्तर प्रदेश बजट। नंबर 2, अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने उसको बड़ा ही एक तरह से बड़ा एक्सटेंसिव उस पर काम किया है। अगर आप ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हो या शहर में स्वास्थ्य योजना हो, किस तरह से जो है आप जो है जो प्रधानमंत्री की जन आरोग्य जो बीमा है उसको कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से जो है आप वहां पे लोगों को इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, उस पर कितना बजट में खर्च है, ये वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किस तरह से जो है आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, किस तरह से आप जो है गांव-गांव तक जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है 1 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखें चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे आप सीमांत प्रदेश जिले हों, वहां पे भी अगर मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो उसका लाभ किसको मिलेगा, वहां की जनता को मिलेगा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बजट की। इसके बाद अगर आप आते हैं दूसरे जो पार्ट पे, मैं अभी आप मैक्रो की बात करो, माइक्रो की बात नहीं करो, मैक्रो में अगर आप बात करेंगे, जहां तक वहां पे 2024 में इलेक्शंस हैं तो उन्होंने उसको भी साधने की कोशिश करी। अगर आप ये देखें कि जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, जितने भी जो है वहां पे कामकाजी जो है बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको टैबलेट देने के बाद विवेकानंद जो योजना शुरू कर रहे हैं या सुमंगला योजना शुरू कर रहे हैं, उस पे जो विधवाएं हैं उनको उनके लिए स्पेशल वो दिया है। जो लोग वहां पे बहुत ही ऐसे पिछड़े वर्ग हैं या जिन लोगों को असाध्य रोग हैं, उनको मदद करने की बात करी है। और तो इस तरह से जो है ये तीसरा जो है इस फैक्टर है बजट का। जो चौथा जो सबसे बड़ी बात, तो आप जो बात कर रहे हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से कृषि भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, तो कृषि के ऊपर भी अगर आप देखें, उन्होंने क्या है कि कृषि को पूरा जिसे कहते हैं हम जो कन्वेंशनल जो फार्मिंग करते हैं उस पर बात नहीं करी है उन्होंने। जो बात करी है उन्होंने करी मॉडर्न फार्मिंग की बात करी, लॉजिस्टिक की बात वो करने को तैयार है। जो प्रधानमंत्री की जो पिछले साल जो बजट आया था, यूनियन बजट आया था, उसमें लॉजिस्टिक और हब की बात बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर आप बात करते हैं कि युवा जो है एग्रीकल्चर स्टार्टअप में काम करें, उसके लिए अलग पैसा है। आप ये देखें कि जो जिन लोगों के पंप्स होते हैं, जो वाटर पंप्स होते हैं, उनका जो बिल माफी की जो बात करी है उसके पे भी उन्होंने बात करी। तो उन्होंने एग्रीकल्चर में हर सेक्टर को छुआ है और किस तरह से उसको मॉडर्नाइज करें, किस तरह से जो वहां पे क्रॉप होती है वो मंडी तक पहुंचे जल्दी टाइम पे, ये बजट कुछ दिखाता है। अगर आप ये देखें, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और ये जो है आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश की पूरी जो है सूरत को बदल देगा, मेरा ये मानना है। ठीक, आशीष चौधरी जी, सूरत को बदल देगा। देखिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चा किया जा रहा है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करने का मतलब अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी तो वहां पर निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। यानी कि हर एक चीज को साधा गया है, उससे कई निशाने किए गए, निशानों पर रखा गया है सारी चीजों को। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पॉइंट वाली भी बात कही कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन हमने यहां पर वैट घटा दिया जिससे पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रहे। इस कारण यहां पर जो महंगाई दर है वो कम रही, महंगाई दर नहीं बढ़ी है। तो हर चीज पर उत्तर प्रदेश ने काम किया है। तो फिर विपक्ष को अगर बजट में कुछ अच्छा लगता है तो उस पर भी बोलना चाहिए कि सिर्फ जो खराब है सिर्फ उस पर बोलने का आप लोगों ने ठान लिया है। सर चलिए, माननीय योगी जी को तो मैं बधाई देता हूँ, जो उनको लग रहा है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको बधाई, उनके मंत्रियों को बधाई। लेकिन ये मैं कहना चाहूँ, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना, माननीय मोदी जी ने
उसका उद्घाटन किया है। इंद्रदेव भगवान ने 3 महीने बाद उसकी पोल खोल दी। अब इस पे कहाँ पे ये बात करेंगे कि जमीन पे कितना, धरातल पे कितना काम हुआ? जो जीएसटी था, टैक्स था, जो लोगों की कमाई थी, ये बह के चला गया। आप इस पे देखिए, बाबा का जो बुलडोजर की बात करते हैं, बाबा ने बुलडोजर के में अभी एक कानपुर देहात की जो घटना घटी, आप लोगों ने भी देखा होगी, इतनी बड़ी घटना, उस पे क्या कार्रवाई हुई कि एक झोपड़पट्टी, माननीय योगी जी तो कह रहे हैं कि जो गरीबों पे झोपड़पट्टी पे, उनपे कोई कार्रवाई, उनपे बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये कौन लोग चला रहे हैं? उनके लोग ही तो चलवा रहे हैं या उनके अधिकारी ही तो चला रहे हैं? तो मैं इन लोगों से भी अनुरोध भी करना चाहूंगा, ऐसे गरीबों को जिसको आप चाहते हैं कि हमारे देश में अच्छा मान सम्मान मिले, लेकिन कब मिलेगा? जब वो जिंदा रहेंगे तब तो मिलेगा ना। रोजगार की बात करते हैं, जब उनको शिक्षित, आज भी कितने परसेंट शिक्षा बेरोजगारी है, कितने परसेंट शिक्षक पे उन्होंने, आप भी गाँव में देख लीजिए, तमाम लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई से बड़ी दूर है। आप स्कूल की ड्रेस की बात कर दी, आप स्कूल में ड्रेस चेक करा लीजिए, बच्चों को ड्रेस नहीं पहुंच पा रहा, किताबें इतनी देर से, 6-6 महीने पढ़ाई का कोर्स का लेट हो जाता, 6 महीने बाद किताबें आ रही, पढ़ाई स्टार्ट हो जाती, उसके 6 महीने बाद किताब आ रही। ये जमीन पे ये सही है, अगर आप उतार हैं तो जमीन पे उतरे तो निकल के आए, तो ये हमारा कहने का मतलब है। इन चीजों पे गौर करने के, भाषण दे देने से, बजट पेश कर देने से कुछ हो नहीं जाता। अच्छी बात है आप कह रहे हैं, ठीक है, आप बहुत बड़ा बजट लेके आए, लेकिन जमीन पे कितना उतर के दिखेगा, कितना दिखेगा? जो डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, गैस की भी बात कर लेना। गैस के रेट आज कहाँ से कहाँ आसमान में छुए जा रहे हैं। जो गैस तो ऐसी चीज है, गरीबों के घर में भी चूल्हे जलते हैं गैस से। डीजल पेट्रोल तो गरीब के घर में मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल पैदल चलेंगे, लेकिन गैस तो उनको यूज करना पड़ेगा। उनको पेट अगर पालना है तो रोटी तो बनानी पड़ेगी ना। तो गैस के रेट आसमान छू रहे हैं, उस पे बात ये लोग नहीं करेंगे। गैस के रेट आसमान में छू रहे हैं, इस पे क्या करें? तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो जमीन पे वाकई में, धरातल में अभी काम माननीय योगी जी के नहीं उतर पा रहे हैं। वो मंच पे हवा हवाई तमाम तरह के उनके नेता कार्यकर्ता जो भी मंत्री उनके बात तो कह देते, भाषण तो दे देते, लेकिन वो एसी से निकलकर बाहर देखे, गांव में धरातल पे जाएं और देखे कि जो हमारी सरकार ने बजट पेश किया, जिस संस्था के लिए जो पैसा दिया, वो जमीन पे उतरा कि बिचौलिए ही खा गए हैं। और हमने तो सबसे बड़ी किसान की बात जो अभी बताई कि क्रय केंद्र पे कहीं भी जाएं, आप पता कर लिए हकीकत क्या है। गेहूं धान जो किसान के वो खरीदे नहीं जाते हैं, दलालों बिचौलियों के सबसे पहले खरीदे जा रहे हैं। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? हम तो मांग करते सरकार कार्रवाई करे, किसानों की तौल हो, हम मांग करते हैं। जिस संस्था ने पूर्वांचल एक्सप्रेस, जिस टेंडर जिसको मिला, उस कंपनी को कार्रवाई करें कि ऐसे आपने 3 महीने में बारिश हुई और बहने लगा। मैं तमाम चीजों में अनिल योगी जी का मैं सम्मान करता हूँ, अच्छी बात है, उन्होंने बजट पेश किया, उन्होंने अपने सोच के तरीके से किया होगा कि 2024 का चुनाव देखते हुए उन्होंने बजट पेश किया, लेकिन फिर भी ये धरातल पे हमें न उतरा न उतरेगा। और योगी जी से भी अनुरोध करना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, तमाम अब की जो बेरोजगारी जब 7 साल में चल रही थी, तब कोई प्रकोप आया जिससे आपने देखा लॉकडाउन लगा, उसमें कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव से बेचारे आज इस दुनिया में नहीं रहे। कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं। क्या ये सरकार ये गारंटी ले सकती है, अगर ईश्वर न करे दोबारा कोई ऐसी महामारी आए, तो क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था इनके पास पर्याप्त है जिससे अपने लोगों को बचाया जा सकता है? पर्याप्त वेंटिलेटर हैं जिससे जरूरत पड़े तो उनको अस्पताल में जगह मिल सके? हम तो सरकार से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पे बहुत ज्यादा काम करने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, आपने बजट पेश किया, अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूँ। बजट आपने जितना पेश किया, जिस विभाग को जितना आपने देना हो आपने दिया, लेकिन वो जमीन पे उतर जाए, धरातल पे उतर जाए। इन नेताओं से, इन कार्यकर्ताओं से, इनके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो इनके सरकार के अधिकारी, उन लोगों से मैं अनुरोध जरूर करूंगा कि वो वाकई में धरातल पे जाए, जिससे गरीब लोगों को और रोजगार, किसान, बेरोजगार, सबको ये कुछ मिल सके। ये हम अनुरोध करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है आशीष चौधरी जी, ये बताइए कि किसानों के लिए 5 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है, जैसे दुर्घटनावश या मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं सर इसको?
देखिए ये कोई नई चीज नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तब भी ये था, ये कोई नई चीज लेके नहीं आए। अभी मैं एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने आपको जा रहा हूँ। एक रायबरेली में एक विभाग था जिसमें जो ये लड़कियों के साथ 376 जैसे मुकदमे होते थे, सरकार द्वारा राहत दी जाती, वहाँ ऐसे एक भ्रष्ट अधिकारी था कि फर्जी अकाउंट खोल के वो जो राहत मिलते थे, धनराशि मिलती थी, वो फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते, करोड़ों को घोटाला हो गया। तो ये तरीके के भ्रष्टाचार अभी भी सरकार में, तहसीलों में, थानों में। चलिए ये भी था। अच्छा ये बताइए, 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 लघु डाल नहरों की ओर से कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी, बधाई हो सरकार को, बधाई हो जो इतनी अच्छी सोच लाएं, पर ये धरातल पर उतर जाए, ये हमारा अनुरोध है। अच्छा सर, बिचौलियों को देखते रहे कि बिचौलिया और इनके कार्यकर्ता नेता इधर उधर कुछ कर दें। ठीक है। मनीष गर्ग जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। मनीष गर्ग जी, आज बजट पेश हुआ है और जो सपा है, सपा लगातार आरोप लगा रही है कि भाई देखो धरातल पर कुछ नहीं उतरता है, बिचौलिए। अरे भाई साहब, सपा का काम तो आरोप लगाने का ही है, ठीक है जी। अब सफेद को सफेद कहना पड़ेगा, काले को काला कहना पड़ेगा। अब इनकी तरह तो नहीं है, काले को सफेद और सफेद को काला कहेंगे हम। अब इतना अच्छा बजट, इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता इन परिस्थितियों में। 2017 से आज तक अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी कार्य में कोई कमी निकाल दे, और उससे पहले जब सपा की सरकार थी, आप ही देखो क्या था, गुंडा राज था, नहीं था, बताइए। तो आप इतना अच्छा बजट पेश किया है, इतना अच्छा बजट पेश किया, बहुत अच्छा बजट पेश किया। इनको लगता है किसानों के लिए कुछ दिया ही नहीं है, किसानों के साथ खेल किया जा रहा है। किसान तो हमारे मसीहा हैं, क्यों नहीं दिया किसानों के लिए, बताइए। राशिद है किसानों के लिए नहीं दिया। किसान इनके अगर मसीहा है तो ये कौन 2-2 साल धरने पे बैठे, कितने किसान शहीद हुए? इसलिए नहीं कहने किसान मसीहा है। अगर किसान मसीहा होता तो इनको इतने साल टेंट के नीचे रहना ना पड़ता, वहाँ पे सरकार को जाके सुनवाई करनी चाहिए। तो जो 2 साल वो तो केंद्र से उनकी लड़ाई थी ना, पहले भी ले सकते थे ना। यूपी सरकार से थोड़ी ना लड़ाई थी, केंद्र से लड़ाई थी। सरकार केंद्र और राज्य सरकार, सरकारें किसकी है? सरकार तो इन्हीं की ना। तो ये लोग जो 2 साल बाद निर्णय लिए, ये 1 साल अगर पहले हो जाते तो 720 लगभग किसान हमारे आज बीच में होते, जो टेंट के पर्दों के नीचे रोटियां बना बना के किसी था, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। तब सरकार के कान में जूं रेंग रहा था, तब नहीं सुनाई दिया उनको। आज किसान की मसीहा की बात कर रहे हैं कि किसान हमारा मसीहा है। अभी हमने कहा सेंटरों पे जो बात कर रहे हैं माननीय नेताजी, मैं आपका सम्मान करता हूँ नेताजी, आप एक बार बिचौलिए कि देख लीजिए कितना बोलबाला सेंटरों पे। एक आम आदमी किसान बन के आप चले जाइए, बता दीजिएगा हमारे 2 टाली है भैया कितना, और ये तौल करानी, देख लीजिए कि आपके 1 महीने 2 महीने बाद नंबर आ गया। और फिर एक दलाल बन के चले जाइए कि हमारा ये है, हम इतना आपको देंगे, दूसरे दिन उसी दिन तौल जाए आपका धान। तो ये आप कहाँ धरातल काम कर पा रहे हैं? हमारी भी इच्छा होती है कि किसानों को आप अच्छा दें, किसानों के लिए अच्छा बजट दें, बेरोजगारों के लिए अच्छा काम करें। भाई हम लोग भी सरकार विपक्ष हैं, तो हम क्यों चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा न पहुंचे? हम भी चाहते हैं फायदा पहुंचे, जितना ज्यादा फायदा पहुंचे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही विकसित नजर आए। रोडें अच्छी हो, सड़क रोडें अच्छी हो, ठीक है राशिद आरिफ, पानी अच्छा हो, राशिद रोजगार अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, बोला तो जा रहा है कि बोल रहे हैं विपक्षी नेता कि हम भी चाह रहे हैं कि चीजें अच्छी हो और हम सरकार का साथ दें, लेकिन होता नहीं है ऐसा। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये अपनी दाल कैसे गलाएंगे? सवाल तो ये है राशिद की, बजट में अगर जब कोई बजट पेश किया जाता है तो बजट बड़ा सोच समझ कर पेश किया जाता है। हो सकता है कुछ खामियां हो, लेकिन कुछ अच्छाई भी होती है बजट के अंदर, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। आप खामी लेकर आते हैं, ठीक है, आपको खामी लग रही है, क्या खामी हो बताइए, उससे क्या खामी होगी? यहाँ युवाओं की बात की गई, उन्होंने कहा कि भाई 4.2% आज हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है यूपी के अंदर। उन्होंने 2017 की बात भी की कि किस तरह से 17% थी बेरोजगारी दर, अब 4.2% है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, इसे किस उपलब्धि के रूप में देखेंगे? इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें कह रहे हैं आप कहाँ ला रहे पैसा। वो तो सही बात है, सभी सरकारें आती हैं, हम लोग तो सबसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, आप बताओ ना, आप कितना लेके आए। एक हाईवे बना दिया, उसका गुण गा रहे हो आप दुनिया भर में, उसके अलावा कोई बता दे सपा ने कोई काम किया? राशिद
नहीं देखिए, मनीष आपको बताना चाहूंगा, देखिए बजट कभी भी आता है, किसी भी सरकार में आता है तो विपक्ष जो है उस बजट को लेके सवाल उठाता है। देखिए योगी सरकार का जो बजट था वो बड़ा ऐतिहासिक बजट है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये बजट जो लाया है, क्योंकि योगी सरकार की, या आप ये कह दीजिए कि प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार में जब बजट आता है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले सालों को देखते हुए बजट बनाया जाता है। देखिए आज का जो बजट था तो इसमें कई चीजें नोटिस की गई हैं, जैसे एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, बुंदेलखंड हो गया या गोरखपुर हो गया, तो कहीं ना कहीं जब एक्सप्रेस वे अच्छे होंगे राज्य में तो बाहर से निवेशक आएंगे और निवेश आएगा। और दूसरी चीज ये है कि लोडिंग अनलोडिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से सरकार को टैक्स मिलता है, वो पैसा बाद में जनता के काम आता है। देखिए इस बजट को लेकर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि किसानों को खास करके उसमें कितना फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव भी करीब है। इसको लेके ये बजट एक अहम माना जा रहा था। देखिए बजट में कई चीजें ऐसी हैं, चाहे अगर बात कर लीजिए युवा अधिवक्ताओं की, उनके लिए भी, पढ़ाइयों के लिए भी उनको जो है पुस्तकें या किसी चीज का खर्चा है उसका भी प्रस्ताव रखा गया। दूसरी चीज आपको बता दूं, बेसिक शिक्षा हो या माध्यम शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, तो सभी सेक्टर में कहीं ना कहीं अच्छा प्रावधान रखा गया। और बजट जो है बहुत ही बढ़िया, जिसको जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी कई लोगों से बात हुई, जनता से बात हुई, उन्होंने बजट में देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि गरीब आदमी को क्या चाहिए, उसको देखिए राशन मिल रहा है, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिल रहा है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है बीमारी, क्योंकि बीमारी जब आती है तो कहीं ना कहीं आदमी टूट जाता है, तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज हो पा रहा है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि जब से ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलते हुए दिख रही है। तो देखिए विपक्ष लगातार सवाल करेगा और करता रहेगा, लेकिन एक बात समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने कही, इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि जो बजट है जब वो धरातल पे आएगा तब सारी चीजें सामने आती, क्योंकि बयानबाजी तो बहुत होती है ठीक कि है। ये दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया, चुनाव के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, रेवड़ी बांटने की बात की, लेकिन धरातल पे जब चीजें उतरती। और दूसरी चीज आपको मनीष मैं बता दूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ उसमें 32 लाख करोड़ से ज्यादा का एमयू साइन हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि अगर उसका आधा भी उत्तर प्रदेश में आ गया तो कई लाख नौकरियां निकलेंगी और उत्तर प्रदेश की दशा दिशा दोनों बदलती हुई दिखेगी। ठीक तो बजट को लेकर लगातार आरोप आते ठीक है रहेंगे, बयान भी राजेंद्र आते मिश्र रहेंगे, जी, चाहे देखिए समाजवादी पार्टी 15,000 सोलर जी पंपों की स्थापना का लक्ष्य किया गया, लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये किसानों के लिए है, ये इससे किसानों को कितना फायदा होगा। दूसरी चीज ये, यूपी जो सरकार है वो चाह रही है कि वो 1 ट्रिलियन जो है की इकोनॉमी यूपी को बनाना चाह रही है, इसके लिए वो इस तरह के काम कर रही है। देखिए काफी चीज कंट्रोल में किया गया है, इसको भी समझना होगा। देखिए मनीष जी, आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो मेन इकोनॉमी है वो कैसे चलती है। उत्तर प्रदेश की जो मेन इकोनॉमी है उसमें जो है एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल हिस्सा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वहां पे पहले अगर आप ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो बहुत अच्छा नहीं होने से क्या है वहां निवेश नहीं आ पाता था। दूसरी बात, तीसरी बात क्या थी कि वहां के जो पूरे मतलब युवा थे या जो भी मतलब वहाँ के जो बैकग्राउंड के लोग आते, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला प्रदेश है और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है। तो अगर आप ये देखें इन सब बात को, अगर आप ये देखें इसको कैसे एक इंक्लूसिव किया जाए कि उत्तर प्रदेश में ग्रोथ आए, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को सही करना। और आप आज के बजट में देखिए, मैं इसको लिंक करता हूँ आज के बजट में, आप उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश में करीबन 15 साल रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जॉब करी है ईस्टर्न यूपी में और आपके जालौन में और चित्रकूट में, उन जगहों मैंने, कानपुर जैसी जगह पे, लखनऊ जैसे जगह में मैंने काम किया, तो मैंने देखा है वहाँ पे आप समझ लो कि पुलिस वालों को ले रहने के लिए जो है कमरे नहीं हुआ करते थे, फोन, और उसकी बात तो दूसरी बात है। आज जो है अगर आप बजट में देखें 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 400 करोड़ का एक एडिशनल जो है कर्मचारियों के आवास के लिए प्रावधान किया है। तो इससे क्या लगता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर कौन चलाती है, पुलिस चलाती है, अगर पुलिस का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो अच्छा काम कर पाएगी। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर आप ये देखिए निवेश की बात करते हैं, निवेश के लिए क्या चाहिए, निवेश के लिए आपको जगह चाहिए, जमीन चाहिए, लोग काम करने वाले चाहिए। आप बुंदेलखंड को देखिए, बुंदेलखंड क्या है, सूखा राज्य है, वहां पे पानी नहीं था,
तो आप ये समझ लीजिए वहां पे गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया और डिफेंस कॉरिडोर बनाया, उसके लिए भी उन्होंने बजट का प्रावधान किया है। और बुंदेलखंड अगर आप देखिए कि बुंदेलखंड क्या होता है, एक तरफ तो लगता है आपका राजस्थान से, एक तरफ लगता है एमपी से, सेंट्रलाइज प्लेस है। अगर आप ये देखें सेंट्रलाइज प्लेस है, तो उस पे फोकस किया है कि जिससे जो है वहां के लोग, अगर डिफेंस कॉरिडोर होता है तो इजीली जो है वहां से जो है लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, अगर आप ये देखें, ये बातों का सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई प्रावधान कर दिया और उस पर आपने खर्चा कर दिया, इसका कैसे जो है एक जनमानस को, एक उस इकोनॉमी को, उसको एक पूरे समाज को किस तरह से उसका फायदा होता है, वो इस बजट में देखने को मिला है। एक बहुत बड़ी बात समझ लीजिए आप, ओबीसी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल बजट में प्रावधान है। ये कौन देखता है? अगर आप ये देखिए कि कौन सरकार सोचती है कि स्पेशली एक ऐसा वर्ग है जिसको हर बार जो है बातें तो सब लोग ओबीसी की करते हैं, लेकिन कौन देता है, कौन उनके लिए सोचता है और किस तरह से उसकी इंप्लीमेंटेशन होता है, ये बहुत बड़ी बात है जो बजट में देखने को मिली है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जहां तक एग्रीकल्चर की बात अगर आप बात करते हैं, जो सबसे बड़ा सेक्टर है वहां पे, उसके लिए पावर चाहिए। आप ये देखिए कि अल्टरनेटिव पावर्स के लिए, सोलर पावर के लिए प्रावधान है। अगर आप ये देखें कि जो सोलर पावर के लिए जितना पैसा दिया है वो कहीं ना कहीं जो है उसको एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। और एग्रीकल्चर में आप बात करते हैं, जैसे पंप्स की बात करते हैं, सब करते हैं, किसी तरीके से जो है सोलर पावर के साथ जोड़ना पंपों को, जिससे बिजली का बिल कम आए। बिजली का बिल कम आएगा तो कॉस्ट कम आएगी और उनको जो है क्या कहते हैं बेनिफिट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये बहुत सारी बातें आप ये समझ लीजिए, स्टार्टअप की बातें कर रहे हैं हम लोग, लॉजिस्टिक की बातें कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आप ये समझ लो ना, जो पुराने पिछले 20, 25, 30 सालों में जो एक कन्वेंशन जो है हम गन्ना उगा रहे हैं, ये सारी चीजें उगा रहे हैं, इसका जो है हम लोग जो है हमें भुगतान नहीं मिल रहा है, ये बातें तो चलती रही। कहीं ना कहीं हम इसके अलावा भी कुछ, गन्ने के अलावा भी कुछ और नई क्रॉप्स के बारे में सोचना पड़ेगा, नए स्टार्टअप के बारे में सोचना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट सोच रही है। तो ये सारी चीजें बदलेंगी, बट अब कितना टाइम लगता है, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस बात पे अगर जिस तरह से योगी गवर्नमेंट इस बात को इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी काम कर रही है, तो मुझे आने वाले टाइम पे लगता है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में भी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। अच्छा, एक चीज और है, महिला बटालियन की बात की गई है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम देखें राजेंद्र भाई की, बजट को इस तरह से पेश किया गया है ताकि जो किसान है, अगर किसान भी बजट को सुने, क्योंकि आज की डेट में सब समझदार हो गए, क्योंकि जैसे ही बजट पेश होता है वैसे लोग अब टीवी खोलकर या फिर किसी भी जरिए वो बजट के बारे में जरूर पूछते हैं। महिलाएं पूछती हैं भैया हमें क्या मिला, क्या चीज नहीं मिला। अच्छा, बार बार बात ये होती थी कि क्या जो बेरोजगारी को लेकर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारों को लेकर बात नहीं हो रही है। यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, बेरोजगारों को लेकर बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कितनी चीजें हमको मिल रही हैं। हमें इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, हमारे पास अगर जिनके पास रोजगार नहीं है वो युवा भी मिल जाएंगे, हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज की। लेकिन अब ये जो बात हो रही है धरातल पर उतारने की, तो देखिए बात ये है कि राजेंद्र भाई की इतने, ऐसा नहीं है कि पहला बजट पेश हुआ, इससे पहले भी कई बजट पेश हुए होंगे, वो कितने धरातल पे उतरे? सवाल तो ये वो कितने धरातल पे उतरे हैं, जो आज सवाल उठाए जा रहे हैं। मनीष जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बजट बनाना तो एक जो है किताबी जो है एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ हम खर्च करेंगे। ठीक है, पैसा कभी कम भी आता है, कभी आपको बोरिंग भी करनी पड़ती है, आपको जो है उधार लेना पड़ता है, डेफिसिट बजट्स होते हैं ज्यादातर जो है प्रदेशों के। तो ये सारी बातें जरूर जो है आती हैं सरकारों के जो है बीच में, और वित्त मंत्री जो भी हैं इस बात का ध्यान रखते हैं, सरकार भी और सरकार के नुमाइंदे जो है इसमें भी ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, क्या कहना चाहता हूँ, पहली चीज जो है क्या होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए। अगर आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो आपका एक विजन ये होना चाहिए कि मैं अपने प्रदेश को कैसे जो है इसका डेवलपमेंट करूं। बात हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कितने सूबे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें एक सूबे जब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये करीबन 20% जो है एक कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है नेशनल इकोनॉमी में। तो अगर नेशनल 20% इकोनॉमी आपको बढ़ानी है पूरी कंट्री की, तो आपको उस प्रदेश के बारे में सोचना पड़ेगा, और प्रदेश उस बारे में सोच रहा है। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी की, देखिए बेरोजगारी कहां से आती है। हम बेरोजगारी की, देखिए एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है या जो जनता होती है, वो बेरोजगारी क्या सोचती है कि हमें जो है सरकारी नौकरी नहीं मिलती,
हमें जो है सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही। देखिए सरकार जो है क्या कहते हैं, सरकार के पास नौकरी के एक लिमिटेड जो है रिसोर्सेज हैं। अब वो क्या करेगी, सिर्फ सरकार के जो है जो डिपार्टमेंट है उसमें नौकरी दे सकती है, या सरकार के जो है कोई भी जैसा पुलिस है आपके अलावा, या उनके अपने कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या उनकी कोई फैक्ट्रीज हैं उनमें काम कर, उनमें जो है वो दे सकती हैं। नेचुरली जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह को भरना होता है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन अगर आप एक्चुअली जो बेरोजगारी को हटाने की बात करते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब इंडस्ट्रीज आती हैं, जब डिफरेंट इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट, जैसे एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है उत्तर प्रदेश का, अगर एग्रीकल्चर में वो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं जहां पे जो है उद्यमी को ये लगता है कि नहीं मैं जो हूं, अब आप एथेनॉल की बात करते हैं आज बात है ना, अगर आप 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की बात करते हैं तो वो एथेनॉल कहां से आएगा? वो गन्ना किसानों जो पैदावार करेंगे, जो चीनी मिलों को जाएगा, वो एथेनॉल जाएगा ना, तो उसमें उनको जो है पैसा मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सारी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ एक बात से नहीं आती। इकोनॉमी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप किस तरह से पकड़ के चलते हैं, क्या आपका विजन है, कैसे आप उनको पैसा देते हैं, किस तरह उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरह से जो है उसके आप प्रोडक्टिविटी देखते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मुझे जो लगता है कि जो इस बजट में जो ये बात जो कही गई है, लॉजिस्टिक की बात कही है, आपकी जो है सोलर एनर्जी की बात करी है, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो बातें अगर आप कर रहे हैं तो इससे मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियल को जो कोर सेक्टर है, अगर वो बढ़ेंगे तो इकोनॉमी अपने आप में बढ़ेगी और बेरोजगारी अपने आप में दूर होगी। तो ये सब बातें जो है बजट में सोची गई हैं, और सोचने के बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2-3 साल में 2026-2027 तक पार कर लेगा। आशीष चौधरी जी, देखिए प्रदेश में लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। आप लोग गन्ना मूल्य भुगतान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो इन्होंने बताया कि हमने 1,96,000 करोड़ रुपए के अधिक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया। सर इन्होंने भुगतान को तो बताया, लेकिन बकाया का नहीं बताया अभी कितना बकाया है। ये भी जान ले कितना बकाया, बकाया तो भी जान ले कितना बकाया है। दूसरी चीज ये कह रहे थे, जैसे अभी हाई कोर्ट ने, अमर उजाला में मैंने देखा था पेपर में, गंगा सफाई में धोखा, सिर्फ पैसा बांटने मशीन बनकर रह गया है मिशन। जब हाई कोर्ट इस पे दे रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि गंगा नाम पे क्यों मशीन बनकर रह गया रुपया बांटने का। तो अभी हम धरातल की जो बात कर रहे हैं वाकई में ये सच है। ये लोग माने या ना माने मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुरोध जो है ये लोग माने कि वाकई में जो ये बजट लाते हैं, ये दूसरा जो बजट है माननीय योगी जी का, ये धरातल पे नहीं उतर पा रहा। योगी जी तो बजट उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो जमीन तक जा ही नहीं दे रहे हैं, बीच में ही रुक जा रहा। और ये जो हम कहे, हो सकता है इनको लग रहा हो कि हम विपक्षी हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिन चीजों पे हमने बोला वो वाकई में ये जाके, ये आपकी डिबेट पे भी मैं बोल रहा हूँ कि डिबेट से हटने के बाद जो 2-4-5 दिन हफ्ते भर में जिस दिन टाइम में आए, ये सेंटर पे पहुंच जाए, चेक कर लें, हॉस्पिटल में पहुंच जाए, आम आदमी बनकर पहुंच जाए, हकीकत क्या है ये खुद ही पता हो जाएगा। आपको भी, ये जितने पत्रकार बंधु, इन लोगों को भी हकीकत पता है, सच्चाई क्या है। धरातल पे कुछ नहीं उतर पा रहे। आज भी जिला अस्पताल में चले जाइए, दवाएं नहीं मिल पा रही। दवा जो डॉक्टर वहां लिख रहे हैं, बाहर की दवा लिख रहे हैं। कई बार पेपर के माध्यम से भी देखने को मिला, कई बार न्यूज चैनल भी देखने को मिला कि डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। गंगा सफाई की बात करते हैं, आज भी देख लीजिए गंगा कितनी साफ हुई है, कितना बजट खर्च हो चुका हो। जो बजट आता वो आता कहाँ से? जनता की ही तो पैसा है ये बजट। जो टैक्स जा रहा है वो जनता की जैसे ही तो जा रहा है, आम आदमी दे रहा है, लेकिन वो बिचौलिया उस जो टैक्स मिल रहा हो उसको वाकई में जमीन पे नहीं लग पा रहा, बिचौलिया ये लोग खाए जा रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, अगर जनता की गाड़ी कमाई हम ले रहे हैं तो उसको सही जगह पे सही तरीके से लग जाना चाहिए। क्यों नहीं लग पा रहा है? आशीष चौधरी जी, ये तो एक पुराना नासूर है जो अब जाते जाते जाएगा। जो आपने कही बात बिल्कुल सही बात कही। हम भी कभी कभार देखते हैं कि जो हॉस्पिटल्स में पर्चे में जो दवाइयां बाहर से लिखी जाती हैं, हमने भी कई बार देखा है, अनियमितताएं पाई जाती है। हम ये नहीं कह रहे एकदम सुधर गई है चीज़ें। शिक्षा की बात करें तो हम भी ये नहीं कह रहे कि एकदम सुधर गई है, लेकिन उस ओर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ये जो नासूर है आशीष भाई, ये ऐसा नहीं है ना कि ये पिछले 6 सालों में आ गया। ये नासूर तो बहुत सालों से चला आ रहा है। इस नासूर को आप लोग दूर कर देते तो शायद आप लोग क्रेडिट ले लेते इस चीज का, लेकिन ये नासूर तो काफी सालों से हो रहा है, चला रहा है। हमने नहीं दूर कर पाया तो सरकार, जनता ने मुझे हटा दिया, योगी जी को बैठा दिया, तो योगी जी दूर कर देते ना। ये क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं?
और कहीं ना कहीं जब सरकार की बात करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस किसकी चलाई हुई है, डायल 100 किसकी चलाई हुई है, आगरा एक्सप्रेस किसका बनाया हुआ है। जो अभी बता रहे थे पुलिस थानों में जो फ्लैट बनते थे, जो कमरे बनते थे, वो किसकी देन थी, माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी। इस पे बात नहीं करेंगे। अस्पताल में पर्चा 1 रुपए किसने बनाया था, किसानों का जो नहर का पानी माफ किसने किया था, माननीय जो नेताजी आज हमारे बीच में नहीं रहे, नेताजी की देन थी, जो किसानों को माफ था, बिजली का जो पानी, नहरों का पानी का चार्ज नहीं पड़ता था। तब क्यों आशीष चौधरी जी, तब क्यों किसान आपके समय रोते रहते थे? समाजवादी आशीष भाई आज भी किसी भी क्यों रोते चौराहे थे पे जाओगे, किसान आपके डायल 100 समय खड़ी में? रहेगी। किसान आपके समय क्यों रो रहे थे आशीष चौधरी जी? नहीं, ये जो हम ये कैसे कैसे कह सकते हैं रो रहे थे, किसानों को सबसे ज्यादा अगर किसानों के अरे नेता आपको लाभ माने जाते पहुंचाया उत्तर होता तो प्रदेश दोबारा में, सत्ता तो में आ माननीय जाते। नेताजी- जब आपने इतना काम किया किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, तो सत्ता में क्यों नहीं है वापसी हुई आपकी? सत्ता में इसलिए नहीं आया कि ये धर्म, जात, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इन बंटवारा करके ये सरकार में आए। विकास के नाम पे सरकार नहीं आए। आज भी जनता आम जनता से पूछ लो तो विकास किसने कहा कि नहीं, वो अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने विकास कराया था। ठीक है, लेकिन ये हिंदू मंदिर मस्जिद के इसके नाम ठीक है, पे इन्होंने मनीष गर्ग जी, इसके नाम पे सरकार में आ रहे हैं। मनीष गर्ग जी, ये बिचौलियों को कब खत्म किया जाएगा? इलेक्ट्रिक का सोचा, मनीष गर्ग जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मनीष गर्ग जी, आप ये बिचौलियों को कब खत्म किया जाएगा? आने वाला चलन इनका अच्छा है। लगता है मनीष गर्ग जी से हमारा संपर्क टूट गया। राशिद आरिफ, बिचौलियों की बात हो रही है बार बार और कहा जा रहा है बिचौली है। बिचौली आज से नहीं, काफी सालों से, और काफी हद तक इन पर कंट्रोल भी किया गया। जितना देखिए, पहले आप आरटीओ चले जाइए और अब आरटीओ चले जाइए तो काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। बाहर पहले दलालों की वो बिल्कुल एकदम लोग खड़े रहते थे, आपको बिचौलिए खड़े रहते थे आपको घेरने के लिए। अब अंतर दिखेगा। पहले आप हॉस्पिटल भी जाते थे तब भी आपको बिचौलिए दिख जाएंगे, अब अंतर दिखेगा। ऐसा नहीं है, चीजें खत्म नहीं हो रही है। मानना ना मानना एक अलग चीज है। राशिद, नहीं देखिए, बिल्कुल मनीष जी, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। देखिए, दलाली जो है, जो दलाल लोग हैं, कहीं भी चले जाइए, चाहे हॉस्पिटल में चले जाइए, आरटीओ चले जाइए, या किसानों का जो खरीद हो रही है उसमें चले जाइए, तो कहीं ना कहीं दलाल जो है वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस सरकार में एक चीज देखने को ये मिली, अगर कहीं की जानकारी मिलती है कि यहाँ पे ये चीज गड़बड़ी हो रही है, घटतौली हो रही है, तो वहाँ फौरन एक्शन लिया जाता है। देखिए, आपको बता दें कि देखिए, ये शुरू का लंबे समय से इस चीजें होती चली आ रही हैं, तो इतनी आसानी से ये चीजें खत्म नहीं होंगी, वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीजें खत्म होंगी। लेकिन किसानों की बात हर आदमी करता है। देखिए, समाजवादी पार्टी भी किसानों की बात कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन किसान की हालत आपने देखी है, किसान की हालत वैसा ही है। तो देखिए, सूखा पड़ जाता है तो भी किसान को दिक्कत है, ज्यादा पानी गिर जाता है तो भी किसान को दिक्कत है। किसान को लेकर राजनीति ये लोग करते हैं, रणनीति नहीं बनाते हैं। किसान भूखों मर रहा है, किसान के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। लेकिन चुनाव का वक्त आता है तो किसान किसान याद आता है। लेकिन इस बार जो बजट आया किसानों के लिए बेहतर है, लेकिन इसको धरातल पे अगर उतार दे योगी सरकार, मेन तो चीज है, किसानों बात को ये हो रही है बहुत कि लाभ मिलेगा। धरातल जी। पर उतरता है तो ये जो बजट है वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए बड़ा ही लाभकारी बजट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। राजेंद्र बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मनीष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो योगी 2.0 का दूसरा बजट था जो पेश हो गया। 6.90 लाख करोड़ रुपए का ये बजट